नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू पुनः आप सभी एमकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पर्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पर्ट के अंदर एक की बजाय 3 समयानुमान लगाए जाते हैं और इन 3 समयानुमान के आधार पर एक समयानुमान का हम पता लगाते हैं जिसको हम एक्सपेक्टेड टाइम कहते हैं, और उसके आधार पर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और जो है नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन निकाली जाती है। और इसके साथ ही जो एक्सपेक्टेड टाइम के साथ ही हम प्रत्येक एक्टिविटी की जो वेरिएंसेस है वो निकालते हैं, जिससे हमें किसी निश्चित समयावधि के लिए प्रोजेक्ट के पूरे होने की प्रोबेबिलिटी मालूम हो सके या किसी परियोजना की पूरी होने की किसी निश्चित प्रायिकता के लिए जो समय की अवधि कितनी आएगी ये पता लगाना हो, तो हम कह सकते हैं कि एक डिसीजन मेकिंग के लिए ये पर्ट संबंधी अनुमान बड़े उपयोगी साबित होते हैं। चलिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, ये आपके सामने है। इसमें तीनों समयानुमान है, इससे पर्ट से रिलेटेड हो गया और बता दिया भी ये एक एक्टिविटी है, उससे पहले कुछ भी नहीं है, बी से पहले कुछ नहीं है, सी से पहले भी ए है और एफ से पहले भी ए है, और डी से पहले बी और सी दोनों हैं, और ई से पहले केवल डी है, ये बताया गया है। तो हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हम एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिसमें एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी का कैलकुलेशन होगा। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, ये आपके सामने है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम TE एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है TO प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6। यह TO होता ऑप्टिमिस्टिक टाइम और TM मोस्ट प्रोबेबल टाइम और TP पेसिमिस्टिक टाइम। ये सभी टाइम्स को जोड़ के 6 का भाग दे देते हैं। चूंकि 3 प्रकार के, 2 तो T और TP हैं और ये 4 हो गया, तो 4 और 6, इसलिए 6 से डिवीजन कर देते हैं एवरेज के हिसाब से। वेरिएंस निकालने के लिए TP में से TO माइनस करके 6 का भाग देते हैं और फिर उसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ईच एक्टिविटी का वेरिएंस आ जाता है। तो ये इस फॉर्मूले को यूज करते हुए दोनों को हमने ये कैलकुलेशन इस टेबल में कर लिया। अब जो बातें क्वेश्चन में पूछी गई हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले कहता है कि आपको प्रोग्राम का डायग्राम बनाना है और एक क्रिटिकल पाथ का निर्माण करना है। चलिए साहब, हम डायग्राम तो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके हम बना ही सकते हैं कि ए और बी से पहले कुछ भी नहीं है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और उसके बाद में सी से पहले ए है, ए एफ से पहले भी है, और डी से पहले बी है, और ई से पहले डी है। तो लास्ट में जाकर के हम जो सीरा है वो एक ही कर देंगे, जो एफ जो एक्टिविटी है वो भी लास्ट में जाके मिल जाएगी और ई एक्टिविटी भी लास्ट में जाके मिल जाएगी। और इस तरीके से हम 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अब इसको जो हमने ये नेटवर्क डायग्राम बनाया है उसके अंदर हम शीघ्र घटनाओं के शीघ्र से शीघ्र घटित होने की और विलंबित समापन की जो तिथियां हैं यानी ई और एल, उसके कैलकुलेशन का तरीका जो मैंने आपको बताया था उसके आधार पर E1 0 करते हैं
और ऊपर जो एक्सपेक्टेड टाइम निकाले हैं उनके आधार पर ही ये डायग्राम बनता है। तो 0 + 4 तो E2 4 हो गया, फिर 4 + 3 ये 7 हो गया। चूंकि 3 के ऊपर इधर से 2 भी आता है और इधर 4 + 3 7 आता है, तो ज़्यादा वाला लेंगे तो 7 लेंगे। और फिर 7 और 5 12 होता है, फिर 12 और 2 14 होता है। और इस 14 के साथ में इधर 8 और 4 12 होते हैं, तो 14 बड़ा होता है। इस तरीके से ई का कैलकुलेशन हो गए। एल में हम रिवर्स चलेंगे तो 14 में से 2 गया 12 करेंगे, फिर 12 में से 5 गया 7 करेंगे, और फिर 7 में से 3 करेंगे 4 करेंगे, और इधर 14 में से 8 करेंगे तो 6। तो छोटे वाला लेते हैं तो 4 ही लेंगे, और फिर 4 में से 4 गया 0, और इधर 7 में से 2 गया 5, और जो कम वाला है यानी 0 वही लेंगे। इस तरीके से ई और एल के कैलकुलेशन हुए। तो जहां जहां जिन जिन घटनाओं पर ई और एल बराबर हुए हैं वो जो उनको हम जब जोड़ देंगे तो क्रिटिकल पाथ आ जाएगा। यानी जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या हो गया, ये प्रोजेक्ट का जो क्रिटिकल पाथ है वो डायग्राम का क्रिटिकल पाथ 1 2 3 4 5 होगा। या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि ए सी डी और ई, ए सी डी और ई ये क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। एक्टिविटी के हिसाब से जब अपन करेंगे तो ए सी डी और ई हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल पाथ हुआ। और इसके बाद में ये कहता है कि आप प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बताइए। तो जो क्रिटिकल पाथ की सभी अवधियों को जोड़ लेंगे तो 4 3 7 और 5 12 और 2 14, तो 14 डेज जो है वो एक्सपेक्टेड टाइम आ जाएगा प्रोजेक्ट का, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का आ जाएगा। अब एक ये यहां तक की कार्रवाई अपन पहले समझ चुके हैं। अब जो नई वाली बात आ रही है जिसको आपको विशेष तौर से समझना है, वो इसमें 2 बातें इसने पूछी हैं। एक तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 14 डेज और लेस, यानी प्रोजेक्ट के 14 दिन या कम में पूरा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां हमारा एक पहले से ही आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ऑलवेज किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जब किसी भी परियोजना का जो क्रिटिकल पाथ होता है उस क्रिटिकल पाथ के आधार पर चूंकि अपन जो है वो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होता है उसके आधार पर जो निकाली जाती है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, उसमें हमेशा ही ऑलवेज उतने दिन में परियोजना के पूरी होने की प्रोबेबिलिटी 50% ही होती है। यानी हमने सबसे बड़े रास्ते का चुनाव किया, लेकिन इस रास्ते के अंदर जो अवधि आई उस अवधि में उस प्रोजेक्ट के पूरे होने की 50% प्रोबेबिलिटी होती है। यानी वो केवल मीन टाइम ही बताता है, प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए 50% प्रोबेबिलिटी ही बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अगर ड्यूरेशन का टाइम 14 दिन से बढ़ता जाएगा, प्रोजेक्ट के पूरे होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। प्रोजेक्ट के पूरा होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, और अगर 14 दिन से कम में उसको पूरा करना चाहोगे तो वो प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्ट के पूरे होने की कम होती जाएगी। तो इस आधार पर जो है वो अपने को ध्यान रखना है। और हमेशा ही जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आता है उस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के अंदर परियोजना की पूरी होने की 50% प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमारा फंडामेंटल रूल है कि ये 14 दिन में पूरी होने की तो 50% ही आएगी। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसने पूछा है कि उस प्रोजेक्ट के 14 दिन या कम में पूरे होने की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, तो वो डेफिनेटली 50% आनी चाहिए। ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं, z = x - x बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। z तो वास्तव में क्या होता है कि ये प्रसामान्य जो बंटन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके अंदर जो सारणी का जो z है वो उसको हम z के नाम से जानते हैं, उसको हम z कहते हैं, यानी सामान्य आवर्ती बंटन का z का मान। और
x माइनस एक्स बार, x का मतलब यहां पर कितने दिन में पूरे होने की बात होती है, तो 14 दिन में। और x बार का मतलब यहां पर वो पूरा होने का मीन टाइम या प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 14 दिन ही है। नीचे है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। और क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, क्रिटिकल पाथ के वेरिएंसेस को जोड़ के उनका वर्गमूल कर लेते हैं। केवल क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज का वेरिएंस जोड़िए, सारे वेरिएंसेस नहीं, केवल क्रिटिकल पाथ की जो एक्टिविटीज है उनके वेरिएंस को जोड़कर और उनका वर्गमूल कर लेते हैं, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्रिटिकल पाथ का आ जाता है। तो ये हमारे तरीके हुए। तो इस आधार पर जब ये निकाला गया चरम पथ का प्रमाप विचलन, तो वो 2.47 आया। कितना आया, चरम पथ का प्रमाप विचलन 2.47 आया। अब इसको फॉर्मूले में फिट कर दिया हमने कि 14 दिन में जानना चाहता है तो x 14 हो गया, माइनस एक्स बार हमेशा प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो क्रिटिकल पाथ से होती है वो होती है, और नीचे अपॉन 2.47 कर दिया। तो अब क्या हुआ कि z की वैल्यू आई 0। z की वैल्यू 0 आई, तो अब देखिए आपको क्या करना है, z इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने टेबल है, देखिए इसमें बिल्कुल लेफ्ट में 0 की वैल्यू है, तो वो 0 ही लिखी हुई है। z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 0 जब लिखा जाएगा तो यहां पर 0 का मतलब 0.0 से ही है, 0.0 से है, क्योंकि उसके अंदर जब आप भाग दोगे तो ये जो है 14 माइनस 14 बराबर तो 0 ही हुआ ना, और 0 में 14 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहां पर 14 माइनस 14 अपने किया 0, और नीचे जो 2.47 का जब अपन डिवीजन किया तो इसमें 0 आया। तो इस 0 के लिए z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 के लिए जो सारणी का मान है वो 0.0000 है। ये जो 0.0000 है ये वास्तव में बाईं ओर का क्षेत्रफल है, और वो बाईं ओर का क्षेत्रफल जो है वो कितना आएगा, वो 0.50 प्लस 0.000, ये z इज इक्वल टू 0 का बाईं ओर के क्षेत्रफल आएगा। तो इसका कारण ये होता है कि जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर जैसे 0 बिल्कुल 0 के ऊपर 50% वैल्यू आ जाती है, मतलब बिल्कुल सेंटर में है ये 0, ऊपर आपके सामने दिख रहा है, तो 0 बिल्कुल सेंटर में है। इट मींस क्या है कि इसका बाईं ओर का क्षेत्र है वो 50% कवर हो चुका है। 0 का मतलब आधी वैल्यू आ गई। 0 बिल्कुल सेंटर में है, तो देखिए लेफ्ट साइड का पूरा आधा एरिया कवर कर चुका है। तो ये 50% तो हो ही गया, और जो जो 0 से ज्यादा आते जाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो z की वैल्यू जो है वो आपको इसके अंदर जो लिखी हुई होगी वो उसमें ऐड होती जाएगी 0.5 में। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जब प्रायिकता का अनुमान लगाना होता है तो वो 0.5 से ही शुरू होता है, यदि z की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर z की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो 0.5 में से वो जो इन z के लिए जो वैल्यू दे रखी है बीच में देखिए 0.38, 49, 0.31, ये जो वैल्यू है ये 0.50 में से माइनस हो जाती है। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि उसने कहा तो 50% जो 14 दिन में पूरी होने की, तो 0.50 प्लस 00 तो 0.50 आया, और 0.50 का मतलब 50% हो गई। तो इसलिए ये 0 इक्वल टू 0 के बाईं ओर का क्षेत्रफल है वो 50% कवर करेगा। दूसरी बात इसने पूछी है कि 95% प्रोबेबिलिटी के लिए कितना ड्यूरेशन आएगा। 95% प्रोबेबिलिटी में अगर काम को पूरा करना हो तो वो कितने दिन में पूरा होगा।
तो इसमें उल्टा चलते हैं, इसमें जेड जो है वो आपको 95% प्रोबेबिलिटी के लिए पूछा है। तो 95% प्रोबेबिलिटी का मतलब यहां पर जैसे अपने 0.50 के अंदर जोड़ा था 0.00, यहां पर 95 में से 0.50 माइनस करेंगे तो 0.45 आएगा, 0.45 आएगा। तो 0.45 के लिए जेड की वैल्यू हम ट्रेस करेंगे, क्योंकि 95% प्रायिकता का मतलब होता है कि वो जेड का वैल्यू जिसके बाईं ओर 95% वैल्यू पूरी हो जाती है, कवर हो जाती है या क्षेत्र आ जाता है। आपको वो जेड का मान चाहिए जिस जेड मान के लिए जो है वो बाईं ओर का पूरा क्षेत्र जो है वो उसका 95% भाग जो है बाईं ओर के क्षेत्र का वो कवर कर लेता है। तो यहां पर देखिए 1.64 इज इक्वल टू, ये 1.64 कैसे आया, तो आप टेबल में देखिए। हमें अभी तो अपने उस कार्य के लिए देखा तो जेड की वैल्यू आपके सामने थी 0 और उसके लिए अपन अंदर गए तो 0.0000 रहा। यहां पर क्या है, यहां पर आपको 95% प्रोबेबिलिटी देने का मतलब आप देखिए लास्ट में 0.45 ही मिलेगा आपको, या तो 499 मिलेगा, तो उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। तो क्योंकि 50% क्षेत्रफल 0 तक तो आ ही जाता है और उसके बाद में आगे के क्षेत्रफल हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 95% प्रोबेबिलिटी का मतलब 0.45 के लिए देखेंगे। और 0.45 के लिए जब हम देखते हैं तो ये 1.6 तो है ही, और ये 1 2 3 4, तो ये 1.64 आ गया, 1.64। तो ये 1.64 जो है ये अपने जो है वो सारणी में जेड की वैल्यू आ गई 1.64। अब 1.64 तो जेड की वैल्यू आई और उसमें एक्स अपने निकालना ही है, एक्स बार वही 14 हो जाता है क्योंकि वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो थी वही एक्स बार रहती है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.47 रहता है। और इस तरीके से जो है वो एक्स की वैल्यू 18.05 या 18 दिन आएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि वो परियोजना जो है वो 18 दिन में पूरी होगी ना, तो 95% प्रोबेबिलिटी आएगी। हम कह सकते हैं कि किसी परियोजना को 95% पूरा होने की संभावना के लिए उसे 18 दिन में पूरा करना पड़ेगा। तो 18 दिन में तो ये संभावना 95% की आती है। अब जब दिन कम होते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, और दिन जब बढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा फंडामेंटल रूल है, और इसके आधार पर जो है वो कई तरीके के कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। अभी जैसे अपन ने देखा कि उसने 14 दिन की बात की, अगर यहीं पर अगर ये होता कि भी 17 दिन में पूरी परियोजना पूरी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहली में 17 में से 14 माइनस कर देते तो 3 आता, और फिर जो जेड की वैल्यू जो है वो 3 में 2.47 का भाग देते तो जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट समथिंग जो है वो जेड की वैल्यू आती, और फिर उसके लिए जो है वो अपन उस जेड की वैल्यू के लिए और जो है वो अपन देख लेते कि उसके लिए प्रायिकता क्या जो है उसके अंदर अवधि कितनी आती है, तो वो उसका फैसला हो जाता है। इस तरीके से जो है वो हम परियोजना की अवधि और किसी निश्चित परियोजना की अवधि के लिए प्रायिकता की गणना हम कर सकते हैं। ये इस PERT की सबसे बड़ी विशेषता है। बहुत बहुत नमस्कार, आज के लिए इतना ही।